हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन आस्क्ड इन 2022, जिसके अंदर हम जीएस, जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर करते थे विद थोड़ा सा उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखते थे। इस सीरीज के अंदर अभी तक हमने 12 सेट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और ये है हमारा सेट नंबर 13। ये क्वेश्चंस जो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स, जो आने वाले जो एग्जाम्स हैं आपके 2-3 महीने 4 महीने के अंदर, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि देखिए, रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारा देखने को मिलता है कई सारे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सॉरी, थोड़ी सी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है, खांसी अच्छी खासी हो रखी है मुझे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बीच बीच में खांस भी रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, द सेक्स रेशियो एट बर्थ फॉर द इंडियन पॉपुलेशन एज पर NFHS 5। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये एक सेकंड, ओके, दिस वर्ड, इसको जरा क्लीन करके बात करते हैं हम। NFHS ये क्या चीज़ है? ये है बेसिकली, इसका मतलब होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। तो ये है इसका फुल फॉर्म, और ये 5 लिखा है, मतलब ये 5वां संस्करण है, 5वीं बार हुआ है। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले हुआ था NFHS 4। ठीक है, ये अब हुआ है 5। तो इसके अनुसार जो है सेक्स रेशियो एट द बर्थ फॉर द इंडियन पॉपुलेशन कितनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज 929। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये बेसिकली क्या हो गया, ये देखिए, ये पुराना था तो ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया। एक्सटेंडेड फॉर्म होने की वजह से मतलब क्या होता है, देखिए, एक्सटेंडेड फॉर्म जब हम कहते हैं किसी चीज़ की, तो एक्सटेंडेड का मतलब ये हो जाता है कि जो नई चीज़ डाली गई है तो उसके अंदर कुछ नए फीचर्स या नए पॉइंट्स को ऐड किया गया है। ठीक है, जैसे कि मोबाइल है। मोबाइल जो आज से 10 साल पहले आया करते थे, तो जो स्मार्टफोन आज से 5 साल पहले आता था और आज का जो स्मार्टफोन आता है, उसमें बहुत सारे फीचर्स को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, अपग्रेड किया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। तो जो ये 5 वाला संस्करण है, इसके अंदर ऐड की गई हैं कई सारी डायमेंशंस, जैसे कि डेथ रजिस्ट्रेशन को ऐड किया गया है, प्री स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूलिंग को ऐड किया गया है, प्री स्कूलिंग एजुकेशन को, एक्सपेंडेड डोमेन ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन को ऐड किया गया है, कंपोनेंट ऑफ बेसिकली कंपोनेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया गया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो बच्चों को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, उनकी ग्रोथ के लिए जो हेल्पफुल है, उसका एक डाटा तैयार करना है। मेंस्ट्रुअल टाइप के लिए या हाइजीन के लिए, टोबैको के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर सर्वे के अंदर ऐड किए गए हैं। ठीक है, सर्वे इन द सेंस कि मतलब देखिए, जनरली सर्वे क्या होता है, वही फलाने बंदे का नाम पूछा, एज पूछा, उसका वो मतलब कुछ कुछ ऐसी डिटेल्स ले ली गई। तो उन्हीं डिटेल्स में और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पर ऐड किए गए हैं। और ये जो सर्वे है बेसिकली, ये किसके अंडर आता है, ये पूछा जाता है कई बार। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है, बेसिकली ये होता है। और प्रेजेंट टाइम पर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है? मनसुख मांडविया। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, मनसुख मांडविया, वो हैं अभी एट द प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 929। चलिए बढ़ते हैं आगे। 929 के बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रेगुलर सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन द ईयर। जो पहला रेगुलर सेंसस है वो कब हुआ था? देखिए, इसके साथ में दो डेट्स है बेसिकली, उनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक डेट है आपकी, डेट नहीं, बेसिकली मैं ईयर की बात करूँ तो एक ईयर होता है 1872। 1872 के अंदर, इस टाइम पर जो वो थे वॉइस रॉय, बेसिकली 57 के बाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन थे? वॉइस रॉय। तो वॉइस रॉय जो थे उनका नाम था लॉर्ड मायो। ठीक है, लॉर्ड मायो के अंतर्गत, मतलब उनके कार्यकाल के दौरान पहली बार फर्स्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया था। फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो लॉर्ड मायो के दौरान हुआ था। ठीक है, अब ये ऑफिशियली नहीं था एज सच कि भाई मतलब इसमें बहुत सारे डाटास को कलेक्ट किया गया, बट हाँ, एक ओवरऑल सेंसस करा लिया गया था। बट इसके बाद आता है टाइम पीरियड 1881 का। इस टाइम पर
जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने जो ऑफिशियली सेंसस कराया था, ऑफिशियल सेंसस कराया था बेसिकली यहाँ कहा जाए, तो इस ऑफिशियल सेंसस के अंदर उन्होंने कई सारे पैरामीटर्स को कंसिडर किया कि भाई जब सेंसस करा रहे हैं तो किसका करा रहे हैं, महिलाओं का अलग, मतलब सब जितने भी आज की डेट में होते हैं पॉइंट्स रहते हैं सेंसस के दौरान, वो उसमें से कई सारे पॉइंट्स को वहाँ पर इंक्लूड किया गया था। ठीक है, यहाँ पर इस और एक टर्म और यूज़ किया जाता है कि फर्स्ट रेगुलर सेंसस। तो देखिए फर्स्ट रेगुलर सेंसस, दिस इज द रेगुलर सेंसस, ये था आपका रेगुलर सेंसस। नॉर्मली फर्स्ट सेंसस तो ये हो गया, बट रेगुलर सेंसस जो है वो यहाँ से शुरू होता है 81 से 91, फिर आपका हर 10 साल बाद, हर 10 डिकेड में ये सेंसस आपके देखने को मिलते हैं। और ये ऑफिशियल सेंसस के साथ साथ इसे सिंक्रोनाइज सेंसस के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड जो सेंसस है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1881 के अंदर, इसी टाइम पर। ठीक है, 19, देखिए ये तो 81 हो गया, 81 के बाद 20 सालों तक, मतलब 2 डेकेज तक नहीं हुआ, उसके बाद 1901 से दोबारा से सेंसस चालू हुई। उसके बाद हर 10 साल बाद, एवरी डिकेड बेसिकली, हर 10 साल के बाद में सेंसस जो है वो होने लगी देश में। ठीक है, और देश की अब बात करें तो अब तक लगभग भारत में 91 से लेके, सॉरी 1901 से लेके, नॉट 91, 1901 से लेके अब तक 15 बार सेंसस जो है वो हो चुकी, जनगणना हो चुकी है 15वीं बार। लास्ट सेंसस जो हुई थी वो हुई थी 2011 के अंदर। हम लोगों के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं अभी तक, वो 2011 से रिलेटेड जो सेंसस है उसके डाटा से रिलेटेड, कई बार कई कई से एग्जाम्स के अंदर, स्टेट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पर सेंसस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी 2011 के डाटा से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब जो 2021 में होनी थी, बट बिकॉज ऑफ द कोविड वो सक्सेस नहीं हो पाई, तो हो सकता है अब 1-2 साल में कभी कराई जाए। जब कराई जाएगी तो बेटर है, उससे पहले आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लें, नहीं तो फिर दोबारा से आपको नया डाटा याद करना पड़ जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा कष्ट वाला काम हो जाता है जब नया डाटा आ जाता है, तो नया को भी याद करो। और कई बार देखिए 2 चीज़ें हो जाती है, जब नया डाटा आता है तो कुछ एग्जाम्स जो है वो नए डाटा से क्वेश्चन पूछते हैं, बट कुछ एग्जाम में पुराने डाटा से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आपको याद करने के लिए बर्डन बढ़ जाता है चीज़ों का। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर है, 2011 का जो सेंसस हुआ था तो उसका स्लोगन था, वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। वो स्लोगन था आवर सेंसस, आवर फ्यूचर। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, तो ये स्लोगन था, कभी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। और ये भी आप काउंट कर सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, ये कौन से नंबर का सेंसस था लास्ट वाला आपका, अभी तक कितने सेंसस हो गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, 7th। ठीक है, 7वां सेंसस था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1881। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सॉरी। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, थोड़ा सा करंट अफेयर का पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर का थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, 2020 से रिलेटेड है। कोई बात नहीं, पूछा गया है तो हम इसको भी देखते हैं। ये अभी इसी साल के पेपर में है, आई थिंक ये उड़ीसा का पेपर ये था, या मतलब पीसीएस के किसी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 2020 इंडेक्स, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग अक्रॉस 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है SDG। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट जो है वो सबसे लोवेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, सबसे लोवेस्ट पोजीशन। अब देखिए 2 पोजीशन है, उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं आंसर्स पे। देखिए टॉप पोजीशन, या फिर हम बात करते हैं टॉप 5 की, या इधर हम बात करते हैं लोवेस्ट 5 की। सबसे नीचे पायदान पे कौन है 5, और सबसे टॉप पोजीशन पे 5 कौन से हैं। अब देखिए सबसे टॉप की हम बात करें तो सबसे ऊपर है केरला। केरला के बाद है आपका हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, देन आंध्रा, गोवा, कर्नाटका। ठीक है, तो ये स्टेट्स जो हैं ये टॉप पोजीशंस पर हैं, शुरुआती, और सिक्किम भी है यहाँ पर। ठीक है, नाम सिक्किम टॉप 5 स्टेट्स में ये कंसिडर होते हैं, बट टॉप पोजीशन पर तो केरला ही है। ठीक है, इसके बाद लोवेस्ट में हम बात करें तो लोवेस्ट का जो आंकड़ा है, ठीक है, तो लोवेस्ट में मैं नीचे से लिखता हूँ, सबसे नीचे में है बिहार, बिहार के ऊपर है झारखंड,
झारखंड के बाद आता है असम का नंबर, देन अरुणाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी, ये एक ही पायदान पर आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, लोएस्ट है, सबसे नीचे ये है, टॉप पर ये है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये तो हो गई स्टेट की बात। अगर जो हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, यूटीज़ की जब हम बात करते हैं, तो यूटीज़ में टॉप पोजीशन पे हम बात करें कौन है, यहाँ पर है चंडीगढ़, CHD लिख देता हूँ मैं, चंडीगढ़। ठीक है, टॉप पोजीशन पर। और सबसे लास्ट पोजीशन पर कौन है यूनियन टेरिटरीज में, दैट इज दादर एंड नागर हवेली, जो यूटी है वो वाली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बॉटम मोस्ट पूछा था, बॉटम मोस्ट में बिहार है, बिहार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs की जिसकी हम बात कर रहे हैं, कितने गोल थे, 17 गोल थे। ठीक है, तो उन 17 गोल को भी हम देखेंगे कौन कौन से 17 गोल हैं। उनमें से ये पूछा गया है कि 10वां गोल कौन सा है। ठीक है, 10th गोल कौन सा है। तो चलिए पहले एक डायग्राम देख लेते हैं, तो उससे हमें और बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो पहला है नो पुअरिटी, फर्स्ट गोल है। जीरो हंगर, सेकेंड गोल। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फोर्थ है गुड क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी। सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। फिफ्थ सेवन्थ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। टेंथ पूछा गया था वहाँ पर। ठीक है, टेंथ पूछा गया था, ये क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, अभी देखेंगे क्वेश्चन पे आते हैं। टेंथ से पूछा गया था ना, टेंथ वाला कौन सा है, तो वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13th क्लाइमेट एक्शन। 14th है लाइफ बिलो वाटर। 15th है लाइफ ऑन लैंड। 16th पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। एंड 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये 17 के 17 जो आपके गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सभी के सभी आपको क्रम के अनुसार याद होने चाहिए। इनकी आप लिस्टिंग कर लीजिए, ये वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए प्रॉपरली, अच्छे से इनको सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है तो वो सीक्वेंस में, मतलब अभी जैसे इसमें 10th नंबर का पूछ लिया, फिर मान लीजिए 14 का पूछ लेगा, तो इसलिए आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए कि कौन सा किसके बाद आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या था हमारा। क्वेश्चन में था 10th का, तो 10th में क्या है यहाँ पर, रिड्यूस इनइक्वालिटी। ठीक है, रिड्यूस इनइक्वालिटी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द कॉल फॉर द एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए एवरग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ और नहीं है, वही है जिसे कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये किसे कहा जाता है, बेसिकली फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर, वो है MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। यहाँ पर एक नाम दिया गया है वर्गीस क्यूरियन। वर्गीस क्यूरियन जो है ये फाउंडर हैं बेसिकली, नेशनल फाउंडर चेयरमैन है बेसिकली नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। और ये कब से कब तक थे, 1965 से लेके 1980 आई थिंक 1998 तक थे आई थिंक। ठीक है, इस टाइम तक ये चेयरमैन थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। ठीक है, और ये इनका नाम जो है वाइट रिवॉल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है, वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, वाइट रिवॉल्यूशन अर्थात दुग्ध क्रांति जो है उसके साथ इनका नाम एसोसिएटेड है। YV रेड्डी जो है ये आपके फॉर्मर गवर्नर हैं, कहाँ के, ही इज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI के फॉरेन गवर्नर हैं, फॉर्मर बेसिकली पुराने गवर्नर है, पूर्व गवर्नर हैं आपके RBI के। और ये कब से कब तक थे, ये बेसिकली ये 1991 के अराउंड, जब एक 1991 के अंदर एक बहुत बड़ा एक रिसेशन चल रहा था, ह्यूज रिसेशन का टाइम पीरियड था, उस टाइम पर ये RBI के गवर्नर थे। नाम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी बनी है? सिक्किम। सिक्किम, ठीक है। और ये कब बनी थी? 2003 के अंदर बनी थी फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। और सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। गैंगटोक, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है नेपाली। नेपाली इज़ दी ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पर यूज़ की जाती है। और यहाँ पर जो फेस्टिवल हैं रुचुंगा और घागाची, कीटू, चीरुमू, और डांसेस जैसे सागा डांस, लॉस, भूमचालू सॉन्ग, ये सारे बहुत सारे कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। केरला की बात करते हैं तो केरला आपका साउथ इंडिया का हिस्सा है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। पिनारी विजयन यहाँ पे वो है आपके सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर पेरियार रिवर जो है वो फ्लो करती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट का इलाका है ये पूरा केरला वाला। और केरला के अंदर एक और है नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे 3 आपका पूरा देखने को मिलता है केरला के अंदर, जो कि कॉम्बिनेशन बनता है नेशनल वाटरवे 3 विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स। कैनाल और रिवर्स के कॉम्बिनेशन से ये नेशनल वाटरवे बनता है, ठीक है। तो ये हो गया केरला के बाद। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा बोथ। पंजाब के प्रेजेंट टाइम पर जो सीएम है वो कौन है? भगवंत मान, ठीक है। श्री भगवंत मान जो है पंजाब के सीएम हैं। और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, जैसे कि आप जानते हैं। अमृतसर, अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल है यहाँ पर, ठीक है। गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर जिसे कहा जाता है। और जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ठीक है, हरित क्रांति। तो जो हरित क्रांति का जो बेसिकली कोर एरिया था कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट देखने को मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो पंजाब ही था। पंजाब और हरियाणा के इलाके में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर असर देखने को मिलता है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल है यहाँ की भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक। और यहाँ पर हम बात करें तो जगन्नाथपुरी का मंदिर है। बालासोर साइट है यहाँ पर। श्रीहरिकोटा तो सॉरी, श्रीहरिकोटा तो आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर हम बात करें कोणार्क सन टेम्पल भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो कोणार्क सन टेम्पल भारतीय रुपए जो करेंसी है उनके किस नोट पर कोणार्क सन टेम्पल की जो फोटो है वो लगी हुई है, किस नोट पर? 10 पे, 20 पे, 100 पे, 50 पे, 200 पे, किस पे लगी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल की फोटो किस नोट पर छपी है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ईयर ऑफ होल प्राइस इंडेक्स वॉज शिफ्टेड अगेंस्ट द अर्लियर बेस। देखिए बेस ईयर था ये आपका 2004 से 5, इसको शिफ्ट किया गया 11 से 12। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। होल सेल प्राइस। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म आते हैं आपके। होल सेल प्राइस हो गया, एक होता है सीपीआई। सीपीआई क्या है? ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए ये हो गया डब्ल्यूपीआई होल सेल प्राइस इंडेक्स, ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है ये आपको रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा। एनएसओ क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दफ्तर जो है वहां से ये रिलीज किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? ये बेसिकली क्या होता है? डिफरेंस होता है इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज, ठीक है, जैसे कि फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, अदर थिंग्स, ठीक है। तो उसके बीच का ये डिफरेंस होता है। तो ये वो बात हो गई सीपीआई की। होलसेल प्राइस में ये जो चेंजेस हुए, शिफ्टिंग की गई, बेस ईयर जो पहले 2004-5 था उसको 11-12 किया गया। ये कब किया गया? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किया गया था 2017 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी चीज़ जीएसटी के दायरे में नहीं आती है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब बेसिकली जीएसटी के अंदर आते हैं। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं आते, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर आप कह लीजिए अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स या अल्कोहल बेसिकली, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है वो किसके अंदर नहीं आती? जीएसटी के अंदर। जीएसटी भी दो टाइप की होती है आपकी। जीएसटी की जब हम बात करते हैं,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक होती है CGST जो केंद्र सरकार का टैक्स होता है, और एक होता है SGST। जिस भी स्टेट में आप परचेज कर रहे हैं कोई गुड्स या सर्विस, वहाँ पर दो तरीके ये लगते हैं। बाकी इससे पहले क्या क्या लगते हैं, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, ठीक है, लग्जरी टैक्स, सेस टैक्स, एजुकेशन टैक्स, पता नहीं कितने सारे लगते थे। तो उन सबको हटा के एक सिंगल टैक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या ज्वेलरीज वगैरह, जेम्स वगैरह जो होते हैं, या हैंडीक्राफ्ट्स के जो बनाए हाथ से बने हुए जो सामान है, उनकी जब सेलिंग होती है उन पर भी क्या लगता है, GST लगता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई यूज्ड इन इंडिया, M1, M2, M3, M4, द पोस्ट ऑफिस सेविंग आर इंक्लूडेड इन। अब देखिए पोस्ट ऑफिस सेविंग कहाँ पर इंक्लूडेड है ये आपको बताना है। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर एक टर्म दिया गया है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, ये होता है टोटल स्टॉक, किसका, टोटल स्टॉक ऑफ मनी, टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो कि अवेलेबल है इन फॉर द सर्कुलेशन, ठीक है, फॉर द सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एंड पर्टिकुलर एट द, मतलब देखिए कह लीजिए ना, सिंपली आप ये कह लीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है किसी भी साल में, मतलब अगर मैं इस साल की बात करूं 2022 में 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। तो ये जो 365 डेज का एक फाइनेंशियल ईयर है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, इस ड्यूरेशन में जितना स्टॉक ऑफ मनी इन, अब ये मनी कौन सा होगा, ये आपका क्वाइंस भी होंगे और प्लस जो नोट्स होते हैं, ये दोनों जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, जो हम लोग यूज करते हैं, सामान लेने जाते हैं तो कैश और कॉइन्स दोनों यूज करते हैं ना, तो वो जो स्टॉक होता है बेसिकली उसे कहा जाता है मनी सप्लाई। अब यहाँ पर RBI ने बेसिकली, रिजर्व बैंक ने इस पूरी चीज को समझने के लिए चीजों को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो उस 4 पार्टों को पहले समझ लेते हैं। तो 4 पार्ट्स में क्या है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ M1, M2, M3, M4। देखिए M1 क्या होता है, M1 के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर इंक्लूड होगी करेंसी। करेंसी में नोट्स भी होंगे और क्वाइंस भी होंगे, ठीक है, नोट्स और कॉइन्स होंगे, प्लस साथ में क्या होगा, यहाँ पर नेट डिपॉजिट होगा, नेट डिपॉजिट होगा हेडेड बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो जितना डिपॉजिट करेंगी वो प्लस अदर डिपॉजिट्स, प्लस अदर डिपॉजिट। अभी अदर डिपॉजिट में जैसे आप लोग RD FD ये सब चीजें करते हैं ना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। M2 होता है, इसके बाद M2 में क्या होगा, M1 होगा, मतलब ये वाली चीजें तो होंगी, जो ये M1 जितनी चीजें लिखी ना हमने वो चीजें तो होंगी, प्लस इसमें एडिशनल क्या होगा, सेविंग बैंक डिपॉजिट होगा, सेविंग बैंक डिपॉजिट होगा, ठीक है, विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग बैंक अकाउंट्स खुलते हैं, ठीक है, बहुत पहले से भी खुल रहे थे बट उस टाइम पर कम चलन था, पिछले कुछ 4-5 सालों से सेविंग बैंक अकाउंट इन द पोस्ट ऑफिस वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो जो सेविंग अकाउंट्स है, जो आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स होते हैं जिसपे आपको 4 से 5% का आसपास का जो इंटरेस्ट मिलता है, वो अकाउंट का सेविंग डिपॉजिट प्लस जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है वो, प्लस M1 जितना भी ये सारा ऊपर वाला है, ये M2 कहलाता है आपका। M3 में क्या होता है M3 के अंदर M1 रहेगा आपका, और फिर नेट टाइम रहेगा, नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। अब देखिए इसमें क्या हो गया ना, M1 तो आपका ये पूरा वाला कहानी हो गया, और साथ में जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, उनका जितना भी पैसा है वो उनके मतलब जो रहेगा डिपॉजिट में निकलेगा नहीं, मतलब एक तरीके से पड़ा रहेगा, तो वो वाला आपका M3 में आ जाता है। सिर्फ आप इसको इस तरीके से याद रखिए। लास्ट में आता है M4 M4 में क्या आता है, M3। M3 मतलब M3 में क्या हो गया, देखिए अब M3 में M1 भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, और प्लस साथ में क्या आ जाएगा, टोटल डिपॉजिट्स आ जाएंगे, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सेविंग्स हैं जिस भी टाइप की होती हैं वो सारी। एक टर्म आपने सुना होगा जिसे कहा जाता है
वर्ड जो है वो कहा जाता है जैसे कि सॉरी NSC, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है, तो इसको एक्सक्लूड किया जाता है, पर इसको एक्सक्लूड किया जाएगा इस वाले पार्ट में। बाकी जितने भी LIC वगैरह पॉलिसीज हैं या बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है वो सारी क्या डिपॉजिट्स आपकी इसके अंदर कंसिडर होती हैं, ठीक है। तो M2 M1 M3 M4 ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया था पोस्ट ऑफिस सेविंग जो है आपकी कहाँ कहाँ पर आ रही है। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग आपकी देखिए 2 में आ रही थी M2 के अंदर, और पोस्ट ऑफिस यहाँ पर M4 के अंदर आ रही थी। M2 M4 दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन प्लान एक्सेप्ट द स्ट्रेटेजिक इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सा वो प्लान था, देखिए भारत के अंदर ना बहुत सारे 5 ईयर प्लान बने। 5 ईयर प्लान की जो शुरुआत होती है ये होती है 1951 से। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक था, ठीक है। और ये जो 5 ईयर प्लान है इसका जो बेसिकली हम बात करें कि किस मॉडल पर बेस्ड था, उस मॉडल का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। वो था हेरोड डोमर, हेरोड डोमर, नॉट बोमर, दैट इज डोमर, हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है, उस पर बेस्ड है ये आपका 5 ईयर प्लान का जो पूरा कॉन्सेप्ट है। अब प्रश्न पूछा गया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ किस टाइम पर पहली बार किस 5 ईयर में शुरुआत हुई थी। तो ये शुरू हुआ था 11th 5 ईयर प्लान के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 11th 5 ईयर प्लान कब था, 2007 से लेके 2012 तक, ठीक है। भारत में अब तक कुल जो है टोटल 12 5 ईयर प्लान बने हैं, 12 5 ईयर प्लान बने हैं। ये लास्ट आपका 5 ईयर प्लान था, ये तो 2012 से लेके 17 तक का, ठीक है। इसके बाद 5 ईयर प्लान जो हमने बनाने बंद कर दिए। तो इस प्लान के तहत जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी गई थी। अब इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर बेसिकली इस 5 ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ को इन्हेंस करना, ठीक है। और इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर क्या क्या चीज़ें कंसीडर करी गई, यहाँ पर क्या रखा गया कि जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो 4% रहेगी आपकी, सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो आपकी 9% के अराउंड रहेगी, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ है जो उसे 10% तक अचीव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से टारगेट सेट किए गए। और इस 5 ईयर प्लान के तहत जो ये चल रहा था 2007 से 12 के बीच में, इस टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, कई बार पूछ लेते हैं कि जो क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है पब्लिक को, साफ पानी प्रोवाइड करने की जो स्कीम थी बेसिकली, है ना, वो इसी दौरान रखी गई कि भाई सभी को हम साफ पानी क्लीन वाटर प्रोवाइड करेंगे। और उसके लिए टारगेट सेट किया गया था 2009 का, कि 2009 तक जो है सारा जो क्लीन वाटर प्रोवाइड करने की जो सर्विसेज हैं वो कर दी जाए। बट स्टिल अभी भी काम चल ही रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, फिर बाकी अगले आगे के क्वेश्चन सब नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। फॉर विच एज ग्रुप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब बेसिकली हम कहते हैं ना UID, ठीक है, यूनिक आईडी जिसे कहा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि ब्लू कलर्ड जो आधार कार्ड है, ब्लू कलर्ड आधार कार्ड, ये किस एज ग्रुप के लिए बेसिकली बनता है, किस एज ग्रुप के लिए अलॉटेड है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फॉर द चिल्ड्रन ऑफ अप टू 5 ईयर ऑफ एज, जो बच्चे 5 साल के अंदर तक हैं, मतलब जो बच्चे का जन्म हुआ और 5 साल के अंदर है, उनका जब आधार कार्ड बनना है तो उसके लिए वो ब्लू कलर्ड आधार बनता है बेसिकली। क्योंकि देखिए आधार आज की डेट में हर जगह मैंडेटरी हो गया है। बच्चों, छोटे बच्चों को आपको जो 3 साल के या 3.5 4 साल के बच्चे हैं उनको आपको प्ले स्कूल या नर्सरी में भेजना है स्कूल में, तो वहाँ पर भी क्या है, आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है। तो उसके लिए ये चीज़ डाली गई है, ब्लू कलर का आधार होता है ये, ठीक है। अब इस आधार में बेसिकली क्या ब्लू कलर का आधार स्पेसिफाई इसलिए हो गया अलग से क्योंकि यहाँ पर नो बायोमेट्रिक सिस्टम होता है। नो बायोमेट्रिक, देखिए जब आप लोगों का जो यंग लोग हैं, आप लोग बड़े लोगों का जब आधार बना या अभी भी आप जैसे जिसका नहीं बना तो बनवाने जाते हैं, तो क्या बायोमेट्रिक लिया जाता है। बट जो ये बच्चे होते हैं इनका बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता, क्योंकि छोटे बच्चों के जो हाथ हैं, मतलब उनमें जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, वो बायोमेट्रिक में इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं इस वजह से, ठीक है। तो नो बायोमेट्रिक होती है यहाँ पर। और ये बेसिकली
जो इनका सिस्टम बाल आधार होता है जो बेसिकली इनका, ये बेस्ड होता है डेमोग्राफिक डाटा पर। और डेमोग्राफिक डाटा, या आप दूसरी तरीके से कह लीजिए कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का जो यूआईडी होगा, पेरेंट्स के यूआईडीज के साथ में अटैच्ड होते हैं आपके बाल आधार। ठीक है, बाल आधार जैसे होता है ना कि छोटे बच्चों का जैसे स्कूल्स में होते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो उनको जो पैसे आता है अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, तो उस टाइम पे जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, बच्चा होता है 18 साल के नीचे का, तो एक माइनर अकाउंट खुलता है। तो बट माइनर अकाउंट में पेरेंट्स जो है वो मेन पर्सन होते हैं, बट उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके का ही काम होता है, अटैचमेंट हो जाती है एक तरीके से। ठीक है। और ये बाल आधार बनवाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। कि जैसे कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनके पास कोई खास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उस टाइम पर, तो इनका जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा म्यूनसिपैलिटी या नगर निगम से बना हुआ, ठीक है, तो वो लग सकता है। या हॉस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप जो होती है, जो हॉस्पिटल में बच्चे आजकल होते हैं, तो वहाँ से जब डिस्चार्ज हुआ तो जो वहाँ के बिलिंग स्लिप होती है कि भाई उसमें सब लिखा होता है कि बच्चा कब पैदा हुआ था, किस डेट में हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग उससे भी मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, मतलब बन सकता है। और यहाँ पर एक ये जो है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में कहा जाता है UIDAI। ठीक है, तो कभी ये पूछ लिया जाता है कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अभी तक का लगभग अप्रॉक्सीमेट डाटा जो है, जो मेरे ख्याल से लगभग 1 करोड़ मतलब 138 करोड़ लोगों का जो आधार कार्ड है वो बन चुका है। हो सकता है कुछ लोग बचे हों, बहुत ही रेयर लोग बचे होंगे जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, या वो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जब बनना शुरू हुए थे आधार, तो कई लोगों ने डबल बनवाए थे, मतलब जहाँ शहर में रह रहे हैं वहाँ पर भी बनवा रहे हैं, या गांव में रह रहे हैं तो वहाँ पर भी बनवाए हैं। तो कोलैप्स करके मतलब मोरलेस सभी के पास आज की डेट में आधार है। तो ये क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।